उनकी बेटियां बहुत पढ़ी लिखी होती हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ती हैं। कौन है? वरुण का है। चल भाग यहाँ से, चल भाग, भाग। वरुण से बात करनी है मुझे। वरुण कहाँ पर है? तो जैसे ही मैं घूमी उन्होंने सडनली अपना गेट खोला, बाहर आके मेरे बाल खींच के दीवार पे जोर से मारा। ये सारा मेरा आप देखेंगे तो ये सब सूजा पड़ा। मैम ये अगस्त से ज़्यादा मुझे परेशान करना शुरू किया, लेकिन हमें अब जाके पता चल रहा है नवंबर मंथ में कि उनकी एक्चुअल कास्ट कनौजिया भी नहीं है। हमसे उन्होंने कास्ट तक झूठ बोल लिया, मतलब फ्रॉड करके शादी किया। जी मैम। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं मेड का काम करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है शादी के लिए, मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है। घर मेरा जो आज है पूरा मेरी बेटी ने पहले संभाला। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई बार इस तरीके के मामले हमारे सामने आते हैं जो बेहद ही शर्मनाक होते हैं। एक लड़की को जब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए तो ये सुनकर शर्म महसूस होती है कि हम 21वीं सदी में रहते हैं और इसके बावजूद भी लड़कियों को, बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। एक लड़की हमारे साथ मौजूद है जिसकी हाल ही में शादी हुई। इनका नाम अंजलि है, उम्र लगभग 30 के आसपास। हाल ही में इनकी शादी हुई और शादी वाले दिन से ही दहेज के लिए इन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। ये सिलसिला यूं ही नहीं रुका, अब इनके साथ मारपीट होने लग गई और यहाँ तक कि इन्हें ससुराल तक से निकाल दिया गया। इनकी जुबानी सुनाते हैं कि क्या कुछ होता आ रहा है इनके साथ, और शुरुआत से ही आपको परेशान किया जा रहा है। जी मैम। दहेज के लिए? मैम दहेज के लिए, पैसों के लिए ये बोला जाता है कि तुम कमाती हो, हमने तुमसे शादी इसलिए करी है क्योंकि तुम कमाने वाली लड़की हो और हमें खूब सामान दो, हमारे लिए गाड़ी फाइनेंस कराओ, हमारा प्लॉट है, वहाँ प्लॉट में हमें बिल्डिंग कराना है तो तुम लोन लेके हमें दो। क्या जॉब करती हैं आप? मैम मैं एज एन मैनेजर जॉब करती हूँ, बिजनेस एंड ऑपरेशन मैनेजर जनकपुरी में। तो लगभग कितना सैलरी होगी आपकी? मैम मेरी सैलरी 30 के अप्रॉक्स है, जिसमें मेरा शादी पे जो मैंने कर्जा लिया है वो कर्जा मैं भर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अगस्त से मेरे को अपने ससुराल से अलग लेके रहने लग गए, जहाँ पे किराए के मकान पे, वो खुद ही किराए का मकान ढूंढ के मुझे रहने लगे लेके। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या करा, जब भी किराया देने का टाइम आता है वो घर से भाग जाते हैं। फ़ोन करो फ़ोन ऑफ कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। तो वहाँ का किराया रो पिट के मुझे देना पड़ता है हार के, क्योंकि मेरा मकान जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ से वो मकान मालकिन बोलते हैं कि अगर किराया समय पे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा सामान फेंक देंगे। ससुराल से आप क्यों निकली हैं? ससुराल से मुझे इसलिए हटाया गया, मेरी सास का कहना ये था कि ये जो घर है वो मेरा है, तुम यहाँ पे कुछ लेकर नहीं आई, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। अच्छा, मतलब आप दहेज नहीं लाई इसलिए आपको रहने नहीं दिया जा रहा ससुराल में? जी जी। और साथ में मारपीट बहुत होती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैंने बहुत बार अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करी कि या तो आप चीज़ें सॉर्ट करो या आप एक बार घर में सबको बुला के बात करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं नौकरी भी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, लेकिन जब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, शादी से पहले हमने बताया था हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, जितना था हमने शादी में लगा दिया, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शादी के बाद भी मुझसे काफ़ी डिमांड्स रखी गई कि 30 पहले त्योहारों पे ये सामान लाओ, सोना लाओ, कुछ नहीं आया तुम्हारे मायके से। तो इस तरीके से मुझे बहुत अलग ही तरीके से मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया गया है। साथ में मैंने जब बार बार बोला तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी तो मैं बोलूँगा नहीं और एक काम करते हैं हम ही अलग हो जाते हैं। मैंने उन्हें बोला भी कि देखो मम्मी की एज बहुत है, हम ऐसे अलग नहीं होंगे, आप एक बार मम्मी से बात करो, मम्मी समझेंगी, मम्मी भी एक औरत है, मैं भी एक औरत, तो मम्मी मेरा दुख ज़रूर समझेंगी। पर उन्होंने बोल दिया कि तू कल की आई लड़की, तेरी बातें हम क्यों सुने, तू यहाँ से निकलेगी। तो वो जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके मुझे मार के घर से निकाल रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं अलग कमरा लेके किराए पे तुम्हें लेके रहता हूँ। वो किराए का कमरा भी उन्होंने अपनी मौसी, अपनी बड़ी मम्मी के साथ मिलके वो कमरा ढूंढा जिसमें मेरा कोई रोल नहीं। मैंने उन्हें ये भी बोला कि ठीक है अगर आपको लगता है कि ऐसे अलग रहना सॉल्यूशन है तो आप इस फ्लोर के ऊपर वाला ले लीजिए ताकि हम आसपास रहेंगे, हम मम्मी की भी ध्यान रख सकते हैं, मम्मी पापा दोनों का। उन्होंने बोला नहीं करके बिंदापुर में मकान लिया। अब जब भी 1 तारीख आती है, किराया देने का समय आता है, वो घर से भाग जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। पहले उनका नंबर बिज़ी आएगा, फिर वो नंबर ऑफ़ कर देते हैं।
मेरी मदर इन लॉ ने जब मेरा किराया दे देती हैं आप तो आ जाते हैं वापस? जी, मतलब 10-11 तारीख के आसपास उन्हें पता है अगर 10-11 तारीख तक इसका फ़ोन आना बंद हो गया है, इसका मतलब ये किराया दे चुके हैं और वो तब घर लौट कर कब से चल रहा है ये सब? मैम ये अगस्त से ज़्यादा मुझे परेशान करना शुरू किया है। और जैसे आपने कहा कि दहेज की मांग आपसे शुरू से की जा रही है, आपको आपके जो ससुराल वाले वो मारते पीटते हैं, आपका पति भी इनमें इन्वॉल्व है? जी मैम, उन्होंने ही सबसे पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया कि तू ज़्यादा मत बोल, तू अपना मुंह बंद करके रख, हम तेरे साथ जो कर रहे हैं तू वो डिज़र्व करती है। क्योंकि अभी एक चीज़ और आप जिक्र कर रही थी कि जो आपके पति उन्होंने झूठ बोल के आपसे शादी की है, जॉब गलत बताकर। जी मैम, उन्होंने हमें बताया कि शादी के समय पे कि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, मैं एनजीओ रन करता हूँ। बट मैम एनजीओ जो वो रन करते हैं उसके बारे में मेरे पास कोई ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ गूगल पे उनका एक पेज बना हुआ है, मानव सारथी करके उनका एनजीओ है, जो कि पश्चिम विहार उन्हीं के घर के एड्रेस पे है। और जब भी मैं घर खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं तो बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। परंतु वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलाना, अपना पूरा मेंटेनेंस, अपनी बॉडी का नया सामान खरीदना, हर चीज़ वे करते हैं। लेकिन आपका खर्चा नहीं उठा रहे? बिल्कुल भी नहीं मैम। मैं अच्छा, आपकी जो शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? मैम अरेंज मैरिज है। किसी वेबसाइट के थ्रू की थी? जी मैम, एक कनौजिया समाज ग्रुप था हमारा व्हाट्सएप पे, जिस पे हमने उनका प्रोफाइल देखा था। उन्हीं की मम्मी ने मेरा प्रोफाइल देख के हमें कॉल किया था। लेकिन हमें अब जाके पता चल रहा है नवंबर मंथ में कि उनकी एक्चुअल कास्ट कनौजिया भी नहीं है। हमसे उन्होंने कास्ट तक झूठ बोली है। मतलब फ्रॉड करके शादी किया? जी मैम, क्वालिफिकेशन हमें बताई गई कि उनकी मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी है, बट रियली अब पता चल रहा है कि उनकी वो मास्टर्स भी कंप्लीट नहीं है। साथ में उनकी मासी मुझे ये कहती हैं, जब भी लड़ाई होती है उनकी मासी फ़ोन करती है, इनके फ़ोन को स्पीकर में करा के मुझे ये बोला जाता है कि तू देखती रह जाएगी और हम अपने लड़के की दूसरी शादी करके दिखाएंगे। इतनी परेशानी के बाद मैम अभी 4 दिन से मेरे पति घर नहीं आ रहे थे। बहुत परेशान हुई जब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया, घर का किराया नहीं दिया, मैं बिल्कुल परेशान हो गई। तो मैं एक वुमेन सेल भी गई जहाँ मेरा ऑलरेडी केस डला है अक्टूबर महीने से। वहाँ पे मैंने बात करी कि मैम ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है, हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मदर इन लॉ ने मेरा नंबर ब्लॉक करा हुआ है। तो उन्होंने खुद से फ़ोन मिलाया तो उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ और मदर इन लॉ ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने मैडम से कंसल्ट किया कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर हस्बैंड कहीं बाहर है, वो फ़ोन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सो बीइंग अ वाइफ मुझे टेंशन हुई कि कहीं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो। तो उनसे मैडम से मैंने बात करी, मैंने मैडम से सजेशन मांगा। मैडम ने पूछा कि उनका घर कहाँ पर है, तो मैंने बताया मैम पश्चिम विहार है। उन्होंने बोला ठीक है तुम वहाँ जाके एक बार देख आओ। मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे इस तरीके से वहाँ से मार के निकाला गया है। अभी आपको मारा गया? जी मैम। कितने दिन पहले की बात है? मैम कल की बात है। कौन है? वरुण कहाँ है? चल भाग यहाँ से, चल भाग भाग। वरुण से बात करनी है मुझे। वरुण कहाँ पर है? चल उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, गेट खोलो। मुझे वुमेन सेल वालों ने बोला है आके बात करने। दरवाजा खोलो मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो प्लीज। कल आप गई थी अपने ससुराल अपने पति को ढूंढने? जी मैम, मैंने पहले महिला आयोग में बात करी। उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन पश्चिम विहार थाने में जाके बात कर लीजिए, वहाँ से आप किसी की सहायता लेके वहाँ जाइएगा अगर आपको देखना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं फिर पश्चिम विहार थाने में गई सहायता मांगने के लिए। उन्होंने बोला कि देखिए हम ऐसे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपका ससुराल है, आप पूरे हक से वहाँ जा सकती हैं। अगर वहाँ आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा 100 नंबर पर। मैम मैं वहाँ गई, मैंने सिर्फ गेट नॉक किया, अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो वह अंदर से दरवाज़ा हल्का सा खोल के गाली गलौज करके दरवाज़ा उठवा के, मैं जैसे ही घूमी कि अब शायद नहीं दरवाज़ा खोलेंगे, मैंने अपने वहीं पड़ोस में एक आंटी हैं उनसे मैंने पानी मांग के पीना चाहा, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, सुबह की भूखी प्यासी घूम रही थी। तो जैसे ही मैं घूमी उन्होंने सडनली अपना गेट खोला, बाहर आके मेरे बाल खींच के दीवार पे ज़ोर से मारा। ये सारा मेरा आप देखेंगे तो सब सूजा पड़ा है। ज़ोर से मार के झट से अंदर घुस के पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे आके मुझसे झगड़ा कर रही है। मेरे पास पूरी वीडियो है उनकी, जो वो मुझे वहाँ पे गलत तरीके से मुझसे बात कर रही हैं, गाली गलौज कर? जी, गाली गलौज कर रही है, उसकी वीडियो मेरे पास है। बट जब उन्होंने मुझे मारा, क्योंकि मैं घूम गई थी, मैं पानी मांगने जा रही थी आंटी से, इतने में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, तब मेरा फ़ोन मेरे हाथ से भी गिर गया।
मैं उस चीज़ का मेरे पास मैं नहीं कर पाई। मैंने भी तब पुलिस को बुलाया, मैंने पुलिस को सारी बात बताई, तो पुलिस ने मुझे ये बोला अगर हम आपसे आपकी कंप्लेंट को फाइल करते हैं तो आपकी जो मदर इन लॉ ने कंप्लेंट करी है उसमें आपके ऊपर जो केस बनता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी में घुसी हैं, जो कि आपका राइट नहीं है। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे? मैम उनकी एक्चुअली गली में सीसीटीवी कैमरा लगे और उनका जो घर है वो सीढ़ियाँ चढ़ के पड़ता है, तो वहाँ अंदर की तरफ कैमरा नहीं है। बस ये परेशानी। अब वहाँ पे जब मैंने पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आप मेरा मेडिकल कराइए, इस तरीके से मुझे मारा गया, मैं वहाँ गई हूँ, मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ पूछने गई हूँ, वो भी महिला आयोग और पुलिस थाने में पूछ के, तो मुझे मारने का हक उनको नहीं था। उन्होंने मुझे मारा क्यों, मेरी गलती कुछ। सिर्फ सास ने मारा या और भी लोग थे? वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे, इतने में वो अच्छा, वो वहीं छुपे हुए थे? जी, वो वहीं से एकदम से भागे, जैसे उन्हें पता चला कि अब फ़ोन होने वाला है, इतने में ही वो भाग गए और मेरी मदर इन लॉ मार के मुझे अंदर जाके कि अब मैं तो पुलिस बुलाऊंगी। आपने ये सब कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? मैम पश्चिम बिहार ईस्ट में करी है। आईओ कौन है केस पे? मैम पंकज राव। देख रहे हैं केस को ठीक तरीके से? मैम उन्होंने कल मुझे यही मतलब इस तरीके से मुझे प्रेजेंट करी हैं चीज़ें कि अगर हम तुम्हारे ऊपर ट्रेसपास का केस लगेगा, जो तुम्हारी मदर इन लॉ ने कंप्लेंट करी है, अगर हम उस केस में जाएंगे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे मारा आप मेरा मेडिकल कराइए, तो उन्होंने बोला अगर हम तुम्हारा मेडिकल कराएंगे तो हमें तुम्हारा बयान लिखना होगा, तुम्हारी मदर इन लॉ का भी लिखना होगा, उसके बाद जो तुम्हारी मदर इन लॉ का केस बनता है वो ज़्यादा बड़ा है तो तुम उसमें लंबी फंस जाओगी। उसके बाद उन्होंने मेरी आईओ ने कहा है? जी, मेरे से उन्होंने कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि ठीक है सर आप चाहे कोई बयान मत कीजिए लेकिन आप एटलीस्ट मेरा ये कराइए, मेडिकल कराइए, क्योंकि मेरे को बहुत चोट लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझे डॉक्टर के पास एटलीस्ट दिखाइए। मैं क्योंकि उस समय मैं अकेली थी वहाँ पे, मेरी मम्मी मेरे भाई भी नहीं आए थे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे यही बोला कि आप देख लो, आप लंबा फंसोगी, आप ऐसे जाओगी। उसके बाद मैंने महिला आयोग वाली जो मेरी जिनके पास केस है बिमला मैडम, उनसे भी मैंने बात करी, उनको मैंने बताया, फिर उस इंस्पेक्टर ने उनसे बात करी तो उन्होंने उन्हें पता नहीं क्या समझाया क्या नहीं। उसके बाद वो मैडम मुझे ये बोलती हैं कि अगर आप केस करेंगी, आप इस बात को आगे लेके जाएंगी तो आप लंबा फंस सकती हैं। अच्छा, मतलब जो आपका केस देख रही थी उन्होंने भी आपको यही बोला कि आप पीछे हट जाएं? उन्हीं से मैम पूछ के, उनसे सलाह लेके प्रॉपर जिस तरीके से मुझे गाइड किया गया, आप इस तरीके से वहाँ जाके देख सकती हैं, आपका राइट है, मैं उसी तरीके से गई। और मैम मेरे हस्बैंड का एनजीओ का एड्रेस भी वही जो मुझे बताया गया है, तो मैं अपने हस्बैंड को अगर ढूंढने जाऊंगी तो मैं कहाँ ढूंढूंगी। आपको उनकी सच्चाई कब पता चली? शादी के कितने समय बाद पता चला कि इन लोगों ने फ्रॉड किया आपके साथ? मैम मुझे अभी नवंबर मंथ में ये बातें पता चली। तभी आपने कंप्लेंट की? मैम मैंने कंप्लेंट उससे पहले डाली थी, क्योंकि तब उससे पहले ये लोग मेरे ऊपर झूठे चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज्वेलरी का। जो ज्वेलरी इन्होंने मुझे चढ़ाई, जो मेरा स्त्री धन है, वो भी इन्होंने खुद लेके रख ली एंड उसी का चोरी का इल्ज़ाम इन लोगों ने मुझ पे लगा रखा है। साथ ही ये मुझे बेरोज़गार बोल के कोई खर्चा पानी नहीं देते, लेकिन खुद घूमने चले जाते। मम्मी इनकी, इनके पिताजी, इनकी मासी और ये लोग सब घूमते फिरते रहते, लेकिन मैं यहाँ परेशान होती हूँ। इस सभी परेशानी के बाद मैंने जाके महिला आयोग से मदद की अपील करी। ठीक है, मैंने भी सुना, जनता भी सुन रही है आपके साथ क्या कुछ हुआ है, जो भी आप कह रही हैं, क्योंकि हालांकि एक पक्ष सुनने के बाद जो है नतीजा पे तो हम नहीं पहुंच सकते। मुझे ये बताएं कि जो भी बातें आपने बताई हैं, इतना परेशान आपको किया जाता है, मारा पीटा जाता है और कल तो हद ही हो गई, इसके बाद आपका क्या फैसला है? आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? मैम मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरी गृहस्थी ख़राब ना हो, क्योंकि मेरे पति से मैंने शादी करी है पूरे समाज के सामने। मैं आज भी यही चाहूँगी कि मेरी गृहस्थी बसे, लेकिन अगर मुझे इस तरीके से मानसिक तौर, शारीरिक तौर पे परेशान किया जाएगा तो मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। बाकी कानून का डिसीजन है, वो मुझे क्या आगे सजेस्ट करते हैं, मैं उस तरीके से आगे चलूँगी। क्योंकि अगर यही माहौल रहता है, मेरे हस्बैंड भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, तो शायद मेरे पास आखिरी रास्ता यही होगा कि मैं उनसे अलग हूँ। उससे पहले मेरी पूरी कोशिश है, अगर वो संभल के चीज़ें संभालना चाहें तो मैं उनका साथ दूँगी। अच्छा, आपके हस्बैंड ने कभी जॉब की ही नहीं आपकी शादी के बाद? मैम शादी के बाद से वो घर में ही रहते थे। वो मुझे यही बोलते थे कि मैं एनजीओ का काम करता हूँ और इसी तरीके से घर चल रहा है, क्योंकि घर वहाँ पे उनका अपना था मैम। और जो भी खाने वगैरह का था तो वो लोग राशन लाते थे, या फिर कहीं पे अगर पता चल रहा है कि लंगर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ से खाना आ जाता। कुछ इन्होंने, कोई इनकी कज़न की विडो थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनके ऊपर भी इन लोगों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें खूब मारा पीटा था, ताकि उनका जो बेबी है वो ना बच सके और उनकी जो मासी की प्रॉपर्टी है वो भी ये लोग हथिया सके।
और इनकी मासी की जो ज्वेलरी वगैरह पैसा वगैरह वो भी ये लोग लूट के भागे हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने सारी कहानी पहले से ही ये लोग इस नेचर के हैं, ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पता थी। आपने पुलिस को बताई ये सारी चीज़ें जो आप अभी बता रही हैं? जी मैम, मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन पुलिस का कहना ये है और महिला आयोग का कहना ये है कि वो उनका पर्सनल मैटर है, आप उसमें नहीं बोल सकती हैं। यदि आप किसी के साथ निभा नहीं सकते तो उनको धोखा देके शादी मत कीजिए। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं मेड का काम करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं शादी के लिए, मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है और अच्छे संस्कार दिए हैं मैंने उसे, जॉब करती है। घर मेरा जो आज है पूरा मेरी बेटी ने पहले संभाला, हम लोगों ने जैसे तैसे इसकी शादी की है। मेरे साथ पहले तो कह दिया कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद 15 अगस्त को ये लोग जब पिछले साल आए थे तो इसकी मम्मी ने मुझसे डिमांड की थी सोने की, तो मैंने मना कर दिया था कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगी। तो ये हमारे दामाद जी सामने ही बैठे थे, जब मैंने इनसे कहा कि आपके सामने आपकी मम्मी ने दहेज मांगा, आप कुछ बोले क्यों नहीं? कहते मेरी मम्मी ने कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जब हमारे यहाँ शगन आया, उसमें लिफाफे की डिमांड थी, और शादी पे जब जयमाला हो चुका था उसके बाद इसकी मौसी 1 लाख रुपए मांगने आई थी। मैं कहा मेरे पास आई नहीं, मैं तो शुरू से ही मना कर रही हूँ लड़की दिखाने से पहले, मैं नहीं दूंगी, आप चाहें तो अभी बारात वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि सारे पुलिस वाले भी इससे मिल जाते हैं। ये हमें धमकी देता है। किस चीज़ की? कि मैं इसकी माँ, और ये कहते हैं कि बहुत पुलिस वालों को हम जानते हैं, हम चाहें तो खड़े खड़े तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अंदर करा देंगे, और तुम्हारी बेटी कहाँ है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पुलिस से भी मुझे यही मिली है सलाह, और भी मतलब जो जानते हैं इन चीज़ों को उनका कहना यही है। मैं तो इसका तलाक करा के इसे घर में बिठा लूँगी, लेकिन वो तो दूसरी जो लड़की देख रहे हैं, अदरवाइज कल भी मेरी बेटी ने देखा उसे किसी लेडीज़ के साथ। जब एक और ज़िंदगी ख़राब करने की फिराक में, एक ज़िंदगी नहीं है, इस तरह से मुझे ऐसा डाउट है कि इन लोगों ने पहले भी एक कोई ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं, क्योंकि जो इसके लिए सगाई पे कपड़े आए थे वो किसी लेडी के पहने हुए कपड़े थे। दूसरा, ये इनकी मदर का भी यही हाल है, वो शादीशुदा आदमी के साथ पहले रही हैं, अब वही कहानी है मेरी बेटी के साथ करना चाहती हैं कि मेरी बेटी शादीशुदा, अब ये किसी और औरत को उसके हस्बैंड के साथ रखने की कोशिश कर रही है जो बहुत पैसे लाए। अब मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक किसी से हाथ जोड़ के, कि इस तरह से किसी लड़की की ज़िंदगी ना बर्बाद करें और ना ही होने दें। कृपया मेरी बेटी का साथ दें, क्योंकि मेरी जैसी बहुत सी माएँ हैं जो मेहनत करके बच्चों को पालती हैं, शादी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनकी बेटियां बहुत पढ़ी लिखी होती हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ती हैं। मेरी बेटी ने 9th क्लास से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अब तक पढ़ाई की है, 2 डिग्रियां हासिल की है, बहुत मेहनत करती, मेरा घर संभाला, सिर्फ इतना ही नहीं ससुराल भी संभाला, यहाँ तक कि अपनी शादी का भी खर्चा उसने खुद उठाया। उसके बाद अगर उसे दुख दिया जाएगा तो गलत है। कोई बात नहीं, रोइए मत। मेरे पास आपके साथ है, सब देख रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी वकील को कर सकूं। मैं आज बहुत मजबूर हो गई हूँ, मैंने सौरभ जी से हेल्प मांगी है, अब ये क्या हेल्प करेंगे ये जानते हैं। कोई बात नहीं, देखिए अगर आप लोग सही हैं तो जनता देख रही है, आपकी बातें सब तक पहुंचाई हैं, हमने कोशिश की है कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। और देखिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही, जनता ही ये चीज़ें डिसाइड कर सकती है। आपने पूरा मामला देखा है, दोनों लोगों से हमने मिलवाया, अंजलि से बातचीत करी, उसकी माता जी से हमने बातचीत करी, उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाया सीधे तौर पर। इन लोगों का कहना है कि इनके साथ फ्रॉड किया गया, शादी वाले दिन से ही इनसे दहेज की मांग की गई। लेकिन हर किसी को वो होता है ना कि बेटी की इज्जत चली जाएगी अगर एकदम से उसकी शादी टूटेगी। बेटी भी यही सोचती रही कि अपनी शादी बचा लूँ, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें अब तक ठीक नहीं हुई। अब तो इनके साथ मारपीट भी होने लगी, इन्हें ससुराल से निकाल भी दिया गया। क्या एक लड़की की शादी माँ बाप इसलिए करते हैं कि वो शादी के बाद इस तरह दर दर की ठोकरें खाए, पति से मार खाए, ससुराल वालों की मार खाए, बेइज्जती सहे, जिल्लत सहे? क्या इसलिए माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं कि एक दिन एक लड़का उसे ब्याह कर ले जाएगा और उसके बाद उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, बीच सड़क पे उसे पीटा जाएगा, जब वो अपने घर में दाखिल होने के लिए कहेगी कि मुझे अपने घर में आने दीजिए, उसके बाद उसे पीटा जाएगा? क्या इसलिए हम इतने नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आखिर क्यों हम ऐसे समाज में हैं जहां पर आज भी लड़कियों को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मामला सुनकर हो सकता है आपकी भी आंखें नम हो, क्योंकि मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों के लिए कौन से अल्फाज यूज किए जाएं।
आखिर कोई कैसे किसी की बेटी को इतना प्रताड़ित कर सकता है। ये खुद अपने पति का खर्चा उठाती हैं। जो कुछ भी इन्होंने बताया मैं वही बातें रिपीट कर रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा कि इनके पति ने इनसे शादी की, कहा कि जॉब करते हैं, हालांकि जब शादी करके ये वहां पहुंची तो वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। शादी के बाद भी नौकरी कर रही हैं, पूरे परिवार का खर्चा उठा रही हैं, ससुराल की बात कर रही हूँ मैं। उसके बावजूद भी इन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और ससुराल तक से इन्हें निकाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बेटी की गलती क्या है? क्या इसने एक शादी की है? समाज में हमारे शादी करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया है। पता नहीं किसने बनाई है जंजीरें, लेकिन बना दी गई हैं। उस शादी करने का नतीजा क्या ऐसा मिलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो, आपको मारा जाए, पीटा जाए, पूरे परिवार का खर्च उठाने के बावजूद भी। और यहाँ पर हैरानी की बात तब हो जाती है जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर मूक दर्शक बने बैठे। एक लड़की को पीटा जाता है, वो लड़की पुलिस के पास मदद के लिए जाती है और पुलिस कहती है कि आपके ऊपर उल्टा केस हो जाएगा, आप घर जाके आराम से बैठिए। उसकी माँ को कहा जाता है कि अपनी बेटी का तलाक करवाइए और यहाँ पर आराम से बैठिए, सुख शांति से जिंदगी जिए। क्या इसलिए पुलिस प्रशासन को दिया जाता है ये अधिकार कि वो हमारी मदद करे, या फिर हमें इस तरह के अल्फाज कहकर अपना पल्ला झाड़ दे? आज सुबह भी एक खबर हमने चलाई थी जहां पर आपको याद होगा, चित्रा विहार की बात बता रही हूं, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की और एक मासूम बच्चे की जान चली गई। और ऐसे तमाम मामले अगर मैं गिनाने आऊं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बार बार पुलिस प्रशासन पर इस तरह से सवाल खड़े होते हैं? आखिर कब ये दिल्ली पुलिस सुधरेगी और लोगों की मदद करेगी? आखिर कब इस तरह से बेटियों को प्रताड़ित करना बंद किया जाएगा? आखिर कब ये समाज बेटियों के लिए आवाज उठाएगा? आपने ये पूरी खबर देखी है, जिस तरह से इन्होंने बातें रखी वो बातें मैंने एज इट इज आपके सामने रखी हैं। अब आगे का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या लगता है आपको, जो भी बातें इन लोगों ने बताई हैं उनमें सच्चाई है या फिर आपको मामला कुछ और लग रहा है, या आप चाहते हैं कि हम इनके ससुराल भी जाएं और वहां पर भी जो कुछ बातचीत होगी वो आप तक पहुंचाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए तेज तरार। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।